हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं नेट का। और नेट में हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेट का एग्ज़ाम सब लोग जानते हैं कि यूजीसी के अंदर पहले होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेता था। लेकिन अब इसका एग्ज़ाम एक अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया, अलग एजेंसी को दे दिया गया, जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और ये किसके अंडर में होता है? यूजीसी के अंडर में होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर में। और यहाँ पे नेट का सिलेबस है और सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसका कोड नंबर 08 है। कॉमर्स का कोड नंबर क्या है? 08। और ये है 10 यूनिट जो आप लोगों को नेट में लिखना है। नेट के एग्ज़ाम के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्ज़ाम है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप जेआरएफ में चले जाओ और या तो नेट क्वालिफाई। एक सिंपल नेट क्वालिफाई होता है, जेआरएफ होता है। जेआरएफ में कुछ कंडीशंस होते हैं एज के। अगर एक तय समय के अंदर और एक अच्छा मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। अगर आपका एज ज़्यादा है तो फिर आपको सिर्फ नेट मिलेगा। तो आप नेट अगर लिखना चाहते हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट से लिखना चाहते हैं तो ये 10 यूनिट जो आपको पढ़ने हैं इसके सिलेबस के अंदर। तो अगर आप अभी बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं और एमकॉम में इंटर कर चुके हैं, तो चूंकि एपरिंग कैंडिडेट भी एमकॉम में जो इंटर अभी किया हुआ है, एपरिंग कैंडिडेट है, वो भी नेट का एग्ज़ाम लिख सकता है। और अभी तो एक नया नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से आया है कि जो लोग नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, वो पीएचडी नहीं भी करेंगे तो भी लेक्चरशिप के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो लेक्चरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी पीएचडी कंपलसरी नहीं है अब लेक्चरशिप के लिए। अब आपको नेट एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करना है। नेट कंपलसरी है, बिना नेट का आप कुछ नहीं कर सकते, ना लेक्चरशिप में जा सकते हैं ना कहीं कर सकते हैं। तो नेट तो आपको लिखना ही चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नेट लिखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये अवसर है, ये मौका है कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग नेट का स्पेशल बैच चला रहा है, जो कि अगले सेशन में, चूँकि दिसंबर में जो अभी अटैम्प्ट देने वाले लोग हैं, जो दिसंबर में, इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, दिसंबर जून। तो जो अभी दिसंबर 2023 में देंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बैच हमारा पहले से रन कर रहा था। जो लोग जून 2024 में देना चाहते हैं उनके लिए बैच हम लोग स्टार्ट कर दिए जून 2024 के लिए। जून 2024 में जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं नेट के लिए, और वो आराम से हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका प्रिपरेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ वो क्लास कर सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग उनको क्या क्या सुविधाएं देगा? तो लाइव क्लास देगा, रिकॉर्डेड वीडियो देगा, पीडीएफ नोट्स देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन देगा और हर यूनिट का टेस्ट देगा। फिर से रिपीट करते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू नोट्स और टेस्ट। ये पांचों चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। वो सारा एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा। और उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो जनरली ये क्लासेस रात में होते हैं 8 बजे। तो सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एकदम एक जैसा क्लास चलेगा, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको क्लास लेना है, आसान भाषा में आपको समझाना। आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन लिंक, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद आप मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन जब कर लेंगे तो स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ऊपर में सर्च बॉक्स में नेट जेआरएफ लिखिए या नेट कॉमर्स लिख दीजिएगा, तो आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। वहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं मेरे कोर्सेज़ को। या तो मुझे मेरे नंबर पर, जो नंबर आपके पास दिया हुआ है, आप या तो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया रहेगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं अगर किसी तरह की इंक्वायरी हुई तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सिलेबस है क्या। तो यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को भले लग रहा है कि 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट नहीं है। ये अपने आप में, ये समझे 20 बुक है। अगर 10 यूनिट लिखा हुआ है तो ये 20 बुक है, 10 यूनिट है ही नहीं है। इसको समझना है। यूनिट 1 के अंदर हमको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट, एक अलग बुक होता था, और इंटरनेशनल बिजनेस अलग टॉपिक होता था। तो दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा आपको पढ़ना है अकाउंटिंग, पूरा का पूरा अकाउंटिंग इसके अंदर आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ ऑडिटिंग। यानी 4 टॉपिक हम लोगों का हो गया। ये अकेला टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक है यूनिट 4 के अंदर बिजनेस फाइनेंस। फिर यहाँ पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये एक दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। उसके आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ही टॉपिक है ये। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ही टॉपिक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें दो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक समाहित है। और इनकम टैक्स एक टॉपिक है और कॉरपोरेट टैक्स एक टॉपिक है।
ये आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है, ये टॉपिक वाइज टॉपिक करके दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सारे यूनिट के लिए तो संभव नहीं है, बट एक दो यूनिट का हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। एक दो यूनिट का अगर हम डिस्क्राइब कर देंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा कि कैसे आप इसको, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट को ही हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यूनिट 1 को समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट 1 में आखिर पढ़ना क्या है। तो चलिए यूनिट 1 में चलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस के दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस के दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल एंड कमांड नहीं होता है, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, वो उस पर बिजनेस का अपना कंट्रोल और कमांड होता है। बिजनेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को खुद ठीक कर सकती है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको बिजनेस खुद ठीक नहीं कर सकते। उससे बचना ही उपाय है, उससे बचना ही उपाय है, या उसके लिए लगातार कंटिन्यूस अगर मेहनत किया जाए तो उससे बचाव ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ऑप्शन नहीं है। आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालिए, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट आपके हिसाब से चलेगा। यानी आपके जो अंदर के रूल्स हैं, आपके जो अंदर ही हैं, या आपके आसपास के फैक्टर है जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल है। ये कहा जाएगा ना, इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है वो अब बिजनेस को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बड़ा अच्छा सेट बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा। ये अपने लोग हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। जैसे बताइए, हमारी कंपनी बर्बाद हो रही है, उसके दो कारण हो सकते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या, आप खुद सोचिए कि हमारी कंपनी अगर बर्बाद हो रही है तो उसके पीछे ये भी तो रीज़न हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन साइकिल ठीक नहीं है, हमारा डिसीजन सही नहीं है, हमारा कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है, हमारा कस्टमर से के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, हमारा प्रोडक्शन टेक्निक ठीक नहीं है, हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ठीक नहीं है, हमारे वर्कर वेल एजुकेटेड नहीं है। हमारी अपनी कमी भी तो हो सकती है। तो अगर बिजनेस बर्बाद हो रहा है, या बिजनेस डैमेज हो रहा है, या बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो उसमें दो इन्वायरमेंट होता है। अंदर वाले लोग भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और बाहर वाले भी लोग रिस्पॉन्सिबल। तो अंदर वाले लोगों को तो हम ही ना सुधार सकते हैं। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन खराब हो रहा है, प्रोडक्शन टेक्निक गलत है, हम सुधारेंगे, दूसरा तो नहीं सुधारेगा। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक बिजनेस को खुद को ठीक करना है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब बताइए कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत सारे कंपटीटर आ गए, तो भी आपका बिजनेस डैमेज हो जाएगा। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो बोलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आप लोग पढ़ेंगे शॉर्ट एनालिसिस। अगर आप थोड़ा भी पीछे पढ़े हैं तो आपको याद होगा, आप लोग पढ़ते थे शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, शॉर्ट। तो SW का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये जो है ना, कि मेरी क्या मजबूती है और मेरी क्या कमजोरी है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, IE। और ये दोनों जो है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, EE, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो पहला आप बताइए, हमारे अंदर अगर हम अपने बारे में देखें तो हमारा क्या स्ट्रेंथ है और क्या मेरा वीकनेस है, ये हम खुद ही ना जान सकते हैं कि मेरी क्या ताकत है और मेरी क्या कमजोरी है। तो एक बिजनेसमैन अगर अपनी ताकत और कमजोरी को एनालिसिस करता है तो उसके लिए वो पढ़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट। उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, SW, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का नॉलेज। और एक होता है OT, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स, क्या मौका आने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाला है। ये हमारा किसका पार्ट होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। ये हम और आप तय नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या मौका मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी आएगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये बोलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये मार्केट तय करेगा कि मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है शॉर्ट एनालिसिस के अंदर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोगों को पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट आप पढ़े होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या डायमेंशन होते हैं। तो 5 डायमेंशन होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो कि आपको यहाँ पढ़ना है। पहला डायमेंशन होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा डायमेंशन होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तीसरा डायमेंशन होता है लीगल इन्वायरमेंट, चौथा डायमेंशन होता है, 3 ही दिया, हाँ, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, और एक होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। होगा कहीं ना कहीं, नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चौथा डायमेंशन, पांचवा डायमेंशन क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल। तो पहला हो गया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो 5 ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सब क्या है? एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं। क्या इकोनॉमिक पॉलिसी आप बनाएंगे देश का, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या करना होगा? एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को बिजनेस अपने हिसाब से चलाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट को बिजनेस अपने हिसाब से चलाता है, यानी बिजनेसमैन अपने हिसाब से जिस इन्वायरमेंट को डील करता है वो इंटरनल है। और एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है।
अब हम लोगों को उसके अंदर पढ़ना है CSR, कॉर्पोरेट सोशल ड्यूटी क्या होता है एक बिजनेस का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सेकेंड टॉपिक में चलेगा। इंटरनेशनल बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स देखने, मोड देखना कि मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, तो सर लाइसेंसिंग के जरिए कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। उसके बाद पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के क्या जो थ्योरी है, सरकार का क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, सरकार इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल प्ले करती है, किस तरह से सरकार के सपोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। उसके अंदर आपको पढ़ना है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, और ये भारत में किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, भारत में FDI का ज़रूरत है या नहीं है, अब बहुत ज़्यादा FDI अगर आ जाता है हर सेक्टर में तो क्या भारत उसको एक्सेप्ट करेगा, ये सब बात हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद आता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसके क्या रीज़न है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके आगे पढ़ना है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपको बहुत सारे पढ़ना है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है आप अपने पड़ोसी के साथ इकोनॉमिक रिलेशन कैसे रखते हैं, आप अपने पड़ोसियों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन कैसे रखते हैं। अगर कभी कभी होता है पड़ोसी के साथ, कभी होता है पूरे एशिया महादेश में, कभी होता है पूरी दुनिया में, तो उसके लिए अलग अलग सम्मेलन हम लोगों ने बना रखा है, जैसे एशियान बना रखे, सार्क बना रखे, नाफ्टा बना रखे, ये सब क्या है, बहुत सारे देशों का संगठन है जो इसके लिए काम करता है, बहुत सारे देशों का संगठन है जो इसके लिए काम करता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो विश्व स्तर पर इकोनॉमी को देखता है, रुपये पैसे को देखता है, उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD बोलते हैं, पहले हम लोग IBRD बोलते थे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा उसका नाम बदल के क्या बना दिया गया, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद UNCTAD पढ़ना है, ये भी एक संस्था है। WTO एक संस्था है, WTO समझ रहे होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गेट्स पढ़ना है, GATS। उसके बाद पढ़ना है ट्रिप्स, उसके बाद पढ़ना है ट्रिम्स। ये सारी संस्थाओं के बारे में हम लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको भी कंप्लीट करते चले जाना है। अब सेकेंड यूनिट में हम लोगों को अकाउंटिंग दे दिया है, तो अकाउंटिंग के पोर्शन में क्या पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। उसके आगे क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है, उसके अंदर एक्विजिशन है, मर्जर है, अमलगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, होल्डिंग कंपनी पढ़ना। उसके बाद बोलता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल पढ़ना है, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ना है, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ना है, और केनजेन कॉस्टिंग पढ़ना है, एंड GIT जीट पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस सब पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ना है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, IFRS पढ़ना है। ऑडिटिंग के अंदर आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, वॉचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। लास्ट पढ़ना है रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, अभी के समय में प्रेजेंट टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है ऑडिटिंग का, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है, सिस्टम ऑडिट क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। इस तरह से सारे यूनिट का डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग के साथ, बेहतर मज़ा आएगा हम लोगों को आपके करियर को और अच्छा करने में, और आपको सफल बनाने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। और फिर से मैं आपको याद करा दूं कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप हमें आराम से फ़ोन करें, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक फ़ोन करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और आराम से आप अपना बैच परचेज़ करके लगातार कंटिन्यूस लाइव क्लास का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।